हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आस्वादन कर रहे थे हरि कृष्ण प्रेमी जी का एकांकी मातृभूमि का मान। आज हम उसके चौथे दृश्य का आस्वादन करेंगे। तो आज महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए नकली बूंदी दुर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हैं। और वे क्या सोचते हैं, थोड़ी देर के आक्रमण के बाद वो दुर्ग पर कब्जा कर लेंगे और मेवाड़ का झंडा उस पर फहराएंगे और इस प्रकार उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति भी हो जाएगी। तो हम चौथे दृश्य में देखते हैं वहाँ क्या होता है। जो रंगमंच है, आपको कल्पना करना है कि बूंदी का जो नकली दुर्ग है वो है आपका रंगमंच। उसका द्वार बंद है। महाराणा लाखा और अभय सिंह प्रवेश करते हैं। सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अब महाराणा भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि झूठ मूठ में एक युद्ध सा होगा और शीघ्र ही बूंदी के उस नकली दुर्ग पर महाराजा कब्जा कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा अभी तक स्थापित नहीं कर पाई। और उस नकली दुर्ग के अंदर कौन है? वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर कब्जा नहीं कर पाए। ये क्या बात है? तो अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौंचक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। अब अभय सिंह भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो हाड़ा लोग दुर्ग के भीतर बैठकर युद्ध कर रहे हैं वो गिनती में बहुत कम हैं, लेकिन उन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर इन पर गोली और वार करना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार की जो अटैक हुआ था उसे देखकर महाराणा लाखा के सैनिक एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनसे क्या कहा गया था कि ये तो एक खेल में युद्ध होगा, वास्तविक युद्ध नहीं होगा। लेकिन अंदर जो वीर सिंह और दूसरे जो हाड़ा वंशज सैनिक थे वो तो इसे एकदम सीरियसली लेते हैं, तो इसलिए वे पूरी जी जान से लड़ते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, जो दुर्ग के भीतर जो हाड़ा है उनकी युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे ज़रा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अब महाराणा लाखा कहते हैं, अच्छा ही हुआ कि एक वास्तविक युद्ध हुआ, क्योंकि खेल का युद्ध होता तो मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती, मुझे उतना संतोष नहीं होता। लेकिन अब वास्तविक युद्ध के बाद, पराक्रम दिखाने के बाद जब इस नकली दुर्ग पर मैं अपना झंडा फहराऊंगा तो उसमें मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन फिर भी सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे वीर के प्राणों की रक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था।
उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह को उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है। अब देखिए, अभय सिंह कहते हैं कि महाराजा, मैं भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया। हमने क्या सोचा था कि ये तो झूठ मूठ की लड़ाई है, लेकिन जब दुर्ग से वीर सिंह और उसके मित्र अग्नि वर्षा कर रहे थे तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कुछ क्षणों के लिए युद्ध रोक भी दिया, सफ़ेद झंडा फहराया। ओके, और उसके पश्चात मैं स्वयं गया दुर्ग में और मैंने वीर सिंह को समझाया कि देखो, तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। लेकिन पता है महाराणा, वीर सिंह ने क्या कहा? वो कहता है कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। अब महाराजा ने हमारे वंश हाड़ा वंश को चुनौती दी है तो हम उसका उत्तर देकर ही जाएंगे। हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आँखों से बूंदी का अपमान होते देखें। देखिए, जहाँ भी हाड़ा वंशज है, हम बूंदी की रक्षा, उसकी मान की रक्षा जी जान कर करेंगे, अपने प्राण खो देंगे, लेकिन बूंदी के सम्मान की रक्षा करेंगे। तो हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि हम यहाँ हैं जीवित और महाराणा जब बूंदी पर आक्रमण करे तो हम देखते रहें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। देखिए, मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा जिंदा है, वहाँ किसकी पताका फैलाई जाएगी? हमारी बूंदी की ही पताका फैलाई जाएगी। निश्चयहीन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। अब महाराणा वीर सिंह की जो वीरता को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और मन से उसकी प्रशंसा करते हैं। वे चाहते थे कि इस प्रकार के वीरों की बहुमूल्य प्राण की रक्षा किसी भी हद में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार होनी चाहिए। वो अभय सिंह को दिखाते हैं, देखो दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण चला रहा है। अकेला है, लेकिन हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, ऐसी माँ धन्य है जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि। अब देखिए, महाराणा कहाँ बूंदी पर आक्रमण कर रहे हैं और कहाँ बूंदी भूमि को ही धन्य कह रहे हैं, जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। यहाँ सिंह किसे कहा गया है? वीर सिंह को, उसके वीर मित्रों को। अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। तो अचानक महाराणा देखते हैं कि वीर सिंह घायल होते हैं और उनकी वीर मृत्यु हो जाती है। अब बूंदी का जो मतवाला सिपाही है सदा के लिए निद्रा की गोद में सो गया है। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके हैं। तो अब राजा कहते हैं, देखो हम विजयश्री हो गए हैं, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फैलाओ और वीर सिंह के शव को आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। अभय सिंह प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है।
व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। अब देखिए, राजा जीत तो जाता है लेकिन मन ही मन वो काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि इस विजय में उसकी सबसे बड़ी पराजय हुई है। क्योंकि उसके सैन्य में वीर सिंह जैसे सैनिक जो थे वो इस खेल में उसका जीवन नष्ट हो गया है। तो ये राजा का पराजय ही हुआ। व्यर्थ के दंभ ने, दंभ यानी अहंकार, ओके, व्यर्थ के दंभ ने ही कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि दे दी। तो अचानक चारनी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है। अब देखिए, चारनी कहते हैं, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया है, क्योंकि आपने बूंदी पर अधिकार कर लिया है। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ, ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। अब देखिए, महाराणा वीर सिंह की मृत्यु से इतने विचलित होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि वो पश्चाताप करने लगते हैं। वो कहते हैं, चारनी, न जाने किस बुरे मुहूर्त में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। मेरा मन भी एकदम फिर गया था शायद। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं बूंदी को अपने अधीन करूं? वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया गया है। मैं देखता हूँ, ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। इतनी वीर जाति को अपने अधीन करना, ये मैंने सोचा ही क्यों? ऐसे सोचना ही पागलपन है। तो महाराणा काफ़ी पश्चाताप करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था। तो चारनी कहती है, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? अब चारनी तो चाहती है कि सभी राजपूत वंश एक साथ रहें, एक जोड़ बनकर रहें। तो वो कहती है कि महाराणा, मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। तो उसी समय वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठते हुए काफ़ी दुखी होकर कहते हैं, चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? अब देखिए, मैं तो क्षमा मांगना चाहता हूँ चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर। कौन है शहीद? वीर सिंह। तो वीर सिंह के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, किंतु मुझे एक शंका है, क्या बूंदी के राव हेमू तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत मुझे क्षमा कर पाएगा? क्योंकि आज की इस दुर्घटना को भला कोई भूल पाएगा? क्योंकि यूं ही मैंने वीर सिंह को मार डाला, मेरे अहंकार के कारण, मेरे एक अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा के कारण मैंने वीर सिंह, जो कि हाड़ा वंशज था, जो कि काफ़ी वीर था, उसे मैंने मार दिया। तो क्या कोई भूल सकेगा ये? अचानक राव हेमू प्रवेश करते हैं। क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है।
हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। तो अचानक राव हेमू वहाँ प्रवेश करते हैं और वो संधि का संदेश लेकर आते हैं। वो इस द्वेष को और बढ़ाना नहीं चाहते, वो संधि का संदेश लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हम युग युग से एक हैं। जो भी राजपूत वंश है उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई राजा कोई महाराजा नहीं है, सब एक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा किसी भी राजपूत का तलवार एक दूसरे राजपूत पर नहीं उठना चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। देखिए, हम जो हैं हाड़ा वंश, हम सदा चित्तौड़ के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। हम में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। अब देखिए, वीर सिंह का ये जो बलिदान है उसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमें अपनी जन्मभूमि का मान करना चाहिए। निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। तो वीर सिंह के वीर मृत्यु पर सभी के मन में ये एहसास जाग जाता है कि आइंदा किसी भी राजपूत का हाथ दूसरे राजपूत पर नहीं उठना चाहिए। सभी को एक साथ मिलकर जन्मभूमि के मान की रक्षा करना चाहिए। तभी कहा गया है मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मान हमें बाकी सब से आगे रखना चाहिए। कोई राजा महाराजा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी राजपूत वंश वीर पुत्रों से भरे हुए हैं और उन्हें अपनी वीरता अपने मातृभूमि के मान की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि आपस में लड़ने के लिए। तो ये थी हरिकृष्ण प्रेमी जी की काफ़ी इंटरेस्टिंग एकांकी मातृभूमि का मान।